अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ में सियासी क़यादत और वकला रहनुमा आपस में ही नए तनाज़े में उलझते नजर आ रहे हैं। पार्टी में बाकायदा दो ग्रुप्स होने की खबरें सामने आ रही हैं। वकला ग्रुप की तरफ से यह तनकीद सामने आ रही है कि पार्टी की सियासी क़यादत कुछ नहीं कर रही है, डिलीवर नहीं कर पा रही है, जबकि सियासी ग्रुप की तरफ से दावा सामने आ रहा है कि वकला ग्रुप की इमरान खान तक ज़्यादा रसाई है, इसलिए वो सियासी रहनुमाओं के खिलाफ उनके कान भरते हैं, उन तक गलत मालूमात पहुंचाते हैं। कल ही जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि वकला ग्रुप इमरान खान को सियासी ग्रुप की शिकायतें लगा रहा है। जिन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतें लगाई गई हैं उनमें अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुनैद अकबर और शेर अफजल मरवत शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर के हवाले से सवाबी जलसे में कम क्राउड और फंड्स फराहम ना करने की शिकायत लगाई गई। सिर्फ यही नहीं, पार्टी रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने में भी वकला ग्रुप ने ही किरदार अदा किया। उस खबर के मुताबिक आज जब शेर अफजल मरवत से हैदर शराजी ने अपनी इसी खबर के हवाले से सवाल किया तो शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि वकला जाकर इमरान खान के कान भरते हैं। एक कहता है कि आपके खिलाफ बयान दे दिया गया है, दूसरा पहले की तायद कर देता है और तीसरा दावा कर देता है कि मैंने भी अपने ज़राए से कन्फर्म कर लिया है। यूँ वो इमरान खान को कायल कर लेते हैं। वकला जाकर कान भरते हैं। अली अमीन के खिलाफ चंद वकला ने कह दिया, कुछ ने असद कैसर के खिलाफ बातें कर दी, चंद ने जाकर जुनैद अकबर के हवाले से बयान दे दिए। ये वकला के इतने क्यों जाकर इस तरह शिकायतें लगाते हैं? मीडिया इस चीज को नोट कर लें, अगर 10 वकला जाते हैं तो उसमें खान का वकील एक होता है। ये 9 जो हैं ये खान के कान भरने के लिए जाते हैं। किसी अदालत में आपको ये वकील के तौर पे नजर नहीं आएंगे। चैलेंज करके कहता हूँ, ये जितने नामवर वकला आप लोग मीडिया पे देखते हैं, इसमें खान का वकील कौन है? जो खान का वकील होता है वो एक आध होता है। तो वकला ने जो है बेसिकली पैगाम रसानी का काम शुरू किया हुआ है। हर दिन में आपके खिलाफ बयान दे दिया और दूसरा जो है कहते हैं कि जी मैं तायद करता हूँ, शवाहिद यही है, और 5 मिनट के बाद तीसरा कह देते हैं कि जनाब मैंने अपने ज़राए से इसको जो है, तो खान को कन्विंस कर लेते हैं। बात खत्म। खान साहब इतनी आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। खान के मिजाज को वो लोग समझते हैं, काम निकलवा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, पार्टी के सरकर्दा सियासी रहनुमा खासतौर पर जिनका ताल्लुक पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर से है, वो शेर अफजल मरवत की हिमायत में बयान दे रहे हैं। इमरान खान से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर रहे हैं। इन रहनुमाओं में जुनैद अकबर, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी और शौकत यूसुफजई शामिल हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कल इमरान खान से मुलाकात के दौरान उनके सामने शेर अफजल मरवत का मामला उठाया। साथ ही पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कल दिन में शेर अफजल मरवत की हिमायत में एक्स पर बयान जारी करने के बाद एक इंटरव्यू में भी कहा कि इमरान खान को दोनों फरीकैन को सुनना चाहिए और शेर अफजल मरवत को एक मौका जरूर देना चाहिए। हमें ये सीखा है वकालत में भी और पॉलिटिक्स में भी, आम जिंदगी में भी, कि आपको दोनों साइड का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खान साहब को एक मौका जरूर मरवत साहब को देना चाहिए, उनको सुने, क्योंकि उनकी बड़ी स्ट्रगल भी है। साथ ही आज कौमी असम्बली के इजलास में शेर अफजल मरवत की आमद पर दिलचस्प सूरत हाल नजर आई। शेर अफजल मरवत आज जब कौमी असम्बली में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती अरकान से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आप लोग इनको मरवा ना दीजिएगा। इसके बाद इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत की ख्वाहिश पर स्पीकर ने IT के मामले पर उन्हें सवाल करने का मौका दिया तो शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी से सवाल कर दिया कि मुझे क्यों निकाला। आप लोग चुप चुप आगे मरवाना दीजिएगा इनको। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये तमाम मामला हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, सबसे पहले ज़ाहिर है आपके हवाले से एक बड़ा कदम पार्टी ने उठाया। आपने उस हवाले से एक तफसीली कल ट्वीट भी किया। आज आप असेंबली में गए और आपने कहा मुझे क्यों निकाला। सवाल आपने अपनी जमात से ही किया, तो जवाब मिला आपको या नहीं मिला अभी तक? जवाब उनके पास है ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है, बस बुरा करना चाहते थे। और किसी भी पार्टी में किसी भी पार्टी के मेंबर के साथ इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है कि आप उसको पार्टी से ही निकाल दें और वजह का इल्म ना हो। जिनको निकालना था, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, वोट बेचा और जिनको शौकास दिए गए, वो तो पार्टी में हैं। और ये गलत बयानियों पे, मुनाफिकत से भरपूर बातें खान के कान में डालने की बुनियाद पे ये 1 साल के अंदर इन्होंने तीसरी दफ़ा मुझे निकलवाया है। फिल वक्त तो ये जीत गए हैं, मुझे गिरा दिया,
लेकिन मेरा ख्याल है कि झूठ जो है इसके पाँव नहीं होते हैं, जल्दी बाउंस बैक करूँगा। मतलब साहब बहुत कब हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पार्टी क़यादत कोई फैसला करे मगर उसके बरक्स एक सपोर्ट नज़र आए, और ऐसी सपोर्ट कि जुनैद अकबर साहब के दरमियान और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान खबरें आती रहती हैं कि आपस में इख्तलाफ होगा, मगर आपके हक़ में दोनों ही बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद ख़ान भी आपके हक़ में बात कर रहे हैं कि आपको मौका दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा शहरियार आफरीदी भी आपके हक़ में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे रहनुमा जो आपके हक़ में बात कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ में कम होता है। तो ऐसा कौन है जो इतना ताकतवर है कि उसने इमरान खान साहब से फैसला करा लिया आपके खिलाफ? खान के गिर्द जिन लोगों ने एसार डाला है वो तकरीबन तमाम नॉन इलेक्टेड लोग हैं, और पार्टी के मामलात जो हैं अमली तौर पे वही लोग चला रहे हैं। और ये जो आपने इब्तिदा में बात की, तरीक़े वारदात यही बन जाता है, एक आगे हो जाता है कि जनाब ये इतला है, दूसरा तस्दीक कर देता है, और तीसरा कहता है जी मेरे शवाहिद या मेरे सोर्सेस ने भी कन्फर्म कर दिया है। अब 550 अयाम से ज़्यादा वक्त हो गया है, खान साहब अंदर हैं, 74 साल उम्र हैं। इन हालात में अगर खान साहब जो हैं उसके कानों में बातें डाल डाल के और बार बार तस्दीक हो जाती हैं, तो फिर तो ऐसे फैसले ही मुतवक्के हैं। और पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं वो छुपा रहे हैं इन चीज़ों को। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बीमारी है, बन गई है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर बन जाएगी। अच्छा, मगर अब हुआ ये कि दर आपका जो एक इख्तलाफ हुआ, पहले सलमान अकबर राजा साहब ने आपके बारे में जब आप बयान दिया करते थे पार्टी के हवाले से, तो उन्होंने मीडिया पे कहा कि ये बयान दे देते हैं लोग, इन्हें बुला लेते हैं, ये पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर आपने उन्हें जवाब दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब साफ़ियों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा इमरान खान साहब का फैसला है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शरीफ अफजल मरवत साहब के पार्टी से निकाले जाने से। गलत बयानी है, सारा किया ज़रा इनका और इनके साथियों का है। और वो कैसे? देखिए, जिन लोगों की सिफारिश पे ये सेक्रेटरी जनरल बने और जिस अंदाज में बने, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील है, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ। हमारे वकला का प्रोफेशनल कंडक्ट ये कहता है कि कोई शख्स जो जिस मनसब के लिए अहल नहीं होगा वो उस मनसब को कबूल ही नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई इलेक्टेड शख्स हो सकता है, वो अगर रिज़ाइन कर लेता है या मर जाता है तो एडिशनल सेक्रेटरी होता है। तो ये कहते हैं जी हम डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल है। डिफेक्टिव जो है इसका उसको हम आम इस्तिलाह में गासिब कहते हैं, यानी कि पार्टी जो है एक उनके बगैर नहीं चल सकती है। मैंने यही बात की थी। आज भी कोई मीडिया का पर्सन उनसे पूछ लें कि आप लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक आप सेक्रेटरी जनरल हो सकते हैं। और खिलाफ दिए, जब मैंने दिया तो उनको ज़ात अक़दस को बुरा लगा, और फिर जनाब एक माह पहले अचानक पीटीआई से दावे करते हैं कि हम वाबस्ता हैं 5-6 यूट्यूबर्स। उन्होंने जनाब एक ही दिन में मेरे ख़िलाफ़ सब ने विलाक किए और मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए, और फिर मैं समझ गया कि ये अपने लोग पीछे पड़ गए हैं, और ये फिर मंतज हुआ इस बेदखली पे या निकाले जाने पे। मैंने सवाल तो यही किया है कि अगर इस तरह इन साजिशों के ज़रिए जो हैं लोगों को निकाला जाएगा। सवाबी के जलसे में जो है उन्होंने खान को प्रेजेंट किया कि जी मैं वर्कर लाया था, अगर मैं पूरा पंडाल में ही लाया था तो फिर पीटीआई का वर्कर किधर था कि जी वो खान मरवत के जलसे नारे लगा रहा था। तो मरवत के नारे अगर वो लोग लगा रहे थे तो इसमें मेरा कसूर क्या है? और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, हमेशा से पीटीआई के जलसों में ये नारे लगे हैं। और खान तो ये देखना चाहता है ना कि पंजाब को उठाएं, तो बजाय इसके कि आप इधर केपी के जलसे में आ जाते हैं, जाए लाहौर में जलसे करें, पंजाब को उठाएं जो उठाने की जरूरत है। वैसे मगर जब सलमान ये वर्कर को ये देखना चाहिए ना, काम होना चाहिए। जब सलमान अकबर साहब तकरीर कर रहे थे सवाबी के जलसे में तो आप खड़े हुए और आपने नारे लगवाए, तो आपने नाराज किया उन्हें उस वक्त ये करके? बस अगर उनकी तबीयत को नागवार गुजरा है तो मुझे भी कतई परवाह नहीं है। मैंने तो सिर्फ उनकी तकरीर में नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर में और बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर में और जिसकी तकरीर के दौरान पंडाल से मेरे नाम के नारे गूंजे, मैंने एहतरामन उसको रिसिप्रोकेट किया है और वर्कर्स को हाथ हिला के जवाब दिया है। तो लिहाजा उन्होंने बुरा माना, बाकी किसी ने बुरा नहीं माना। वैसे मगर ये कैसे हो सकता है कि जुनैद अकबर साहब
एक अपनी अलग अब पार्टी में इन्फ्लुएंस रखते हैं, असद कैसर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, बहुत सारे रहनुमा जो आपके हक में अगर ये लोग बात कर रहे हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब फैसला करते हैं, तो ऐसा कौन बाअसर हो गया? या सलमान अकरम राजा साहब अब इतने पावरफुल तो नहीं है, इतने बाअसर तो नहीं है कि खान साहब को अकेले उन्होंने मना लिया जब इतने सारे रहनुमा आपके हक में बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है उनके पीछे जिनकी सिफारिश से वो सेक्रेटरी जनरल बने वो बाअसर हैं, और जो क़यादत आपने नाम बताया वो सब की तकदीर बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जो खाना पूसी पे सियासत हो और कुसर पुसर पे जो है लोगों की तकदीर का फैसला हो, तो ये बड़े बड़े नाम एक दिन में होते हैं, 2 दिन बाद बह जाते हैं। किसकी सिफारिश पर सलमान अकरम राजा बने सेक्रेटरी जनरल? मेरा ख्याल है आपको खुद इसकी तहकीक करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल बाअसर लोग हैं। बाअसर जो इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब हैं? जी हाँ। जब आपका और सलमान अकरम राजा साहब का इख्तलाफ हुआ और अलीमा खान साहिबा से सवाल हुआ, तो उन्होंने जवाब सलमान अकरम राजा साहब के हक़ में दिया, ना कि आपके हक़ में दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारी पार्टी में मोल्स हैं। बस जी, अगर सलमान अकरम राजा साहब को विंडिकेट कराना है तो फिर तो हम पे गन फेंक नहीं है। आप कह रहे सलमान राजा साहब को विंडिकेट कराने के लिए अलीमा खान साहब आप पर गन फेंक रही? देखिए, उनको मोहतरमा खान साहब की बहन है, इस वजह से एहतराम है, और खान की बहन के खिलाफ में कोई लफ्ज़ नहीं कह सकता हूँ। मतलब तो जब आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने बात की है, ये वही वक्त है जब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी की गई है, तो आप इसलिए कमज़ोर हुए कि अली अमीन गंडापुर साहब कमज़ोर हुए? ये कैंपेन क्या फिर कोऑर्डिनेटेड थी या अलग अलग थी? आप दोनों का आपस में इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, मेरा कभी भी किसी भी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा है। मैं सिर्फ खान को अपना लीडर मानता हूँ, और ये बात जो है बहुत से लोगों को नागवार गुजरी है। मैंने एक मौके पे ये भी बयान दिया था कि मैं मौरूसी सियासत का कायल भी नहीं हूँ। शायद ये बात भी कुछ लोगों को नागवार गुजरी हो। मैंने कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया है, और ना कभी किसी की नाजायज़ या ज़्यादती को कभी मैंने बर्दाश्त किया है या उसकी परवाह की है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं हक़ पे हूँ तो शायद पूरी पार्टी भी अगर मुखालिफ हो जाए तो मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है। जहाँ तक यूट्यूबर्स का ताल्लुक है, ये 5-6 यूट्यूबर्स इन्होंने मेरे हक़ में इब्तिदा में बड़े विलाग किए, लेकिन अचानक आज से कोई 1.5 माह या 1-1.25 माह कबल जो हैं, ये 6-7 यूट्यूबर्स ने एक ही रोज़ में मेरे ख़िलाफ़ विलाग कर दिए। अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये वो है लोग हैं जो दावे करते हैं कि हम PTI के कास की जंग लड़ रहे हैं, वो शुरू हो जाते हैं मेरे हवाले से कि अली अमीन खान ने ये कहा है और फलां ने ये कहा है, और फिर इसके बाद मेरे ख़िलाफ़ बहुतान तराजियों का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये कोई साफ़त है? आपने ना मेरा मौक़िफ़ लिया है, आपने उन एलिगेशन को कभी वेरीफाई नहीं किया है। इस तरह की साफ़त का तो हमने सुना नहीं। इसकी शरीयत में कदगन है, अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। और फिर जब उन्हीं लोगों से मैंने इन हज़रत के हवाले से पूछा तो एक और जो है नई दुनिया के इंकशाफात मुझ पे हुए, और मैं अब इतना जो है तंग आ गया हूँ कि मैं अब संजीदगी से जो है इन लोगों प्रोपेगेंडा मशीन के लिए मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जब भी ये मेरे खिलाफ विलाग करेंगे तो मैं भी अब रेगुलर विलाग करके इनके प्रोपेगेंडे का जवाब दूंगा। 2 मकासद होंगे, एक खान और पार्टी के काज को आगे बढ़ाना, और दूसरा इन लोगों को जो है उनकी औकात दिखाना। वैसे मगर इस सारी की सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर आपको पार्टी से निकाल दिया गया, अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सदारत ले ली गई, वो सर्वाइव कर पाएंगे बतौर चीफ मिनिस्टर, जितना कुछ पार्टी के अंदर हो रहा है और पार्टी के अंदर जितनी तकसीम हो गई है? अली अमीन खान के ख़िलाफ़ अगर बिलफ़र्ज़ जो मामलात हैं, देखिए ये जो सब कह रहे हैं ना कि कोई जो है तफरीक नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी के मामलात जो हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि हम अपने अमली काम से हट चुके हैं। जो काम हमने करना है पार्टी के और ख़ान के कास के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, ख़ान की रिहाई के लिए, वो तरजीहात अब रही नहीं है। तरजीहात 2 कामों के लिए लोग जाते हैं, और सारी सियासत का महवर PTI में है। या किसी ने वज़ीर बनना है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनना है, किसी ने एडवाइज़र बनना है, और दूसरा काम है या फिर जो पहले से बनी हुए हैं या जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनको गिराना है।
बनाना और गिराना, ये आप देख लेना। 1 साल के अंदर पीटीआई की सूबाई हुकूमत केपी में 10 वजीर उठाए गए। नून में पंजाब में उनकी हुकूमत है, मरकज़ में है, पीपल पार्टी की सिंध में है, वहाँ तो एक वजीर नहीं हटाया गया। ये हमारे यहाँ कल्चर बन गया है, लोग जाके ब्लैकमेल करते हैं और इस वजह से जो है वज़ारा ज़िम्मेदारान जो हैं अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। बस जी कानों में बात डालने की देर होती है जनाब, लोगों की जो है किस्मत और तकदीर के फैसले हो जाते हैं। वैसे मगर जिम्मेदारी फिर इमरान खान साहब की नहीं है कि अगर कानून के भरे जाते हैं वो फैसले कर लेते हैं। अगर अब आपकी प्रैक्टिकली इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ये है कि जब आप वज़ीर आला को पार्टी की सदारत से हटाते हैं, किसी और को लगाते हैं, तो वज़ीर आला के लिए किसी जलसे की कामयाबी नाकामी में इंटरेस्ट क्या छोड़ा? इनफैक्ट उनका इंटरेस्ट ये होगा कि वो ज़्यादा कामयाब हो पहले से, या ये इंटरेस्ट होगा कि पहले जितना कामयाब ना हो और मुझे जज ना किया जा रहा हो? ये क्या फिर अच्छी पॉलिसी है? ये इफेक्टिव पॉलिसी है? मेरा ख्याल है कि सरदार अली अमीन खान गंडापुर को गिराने के लिए अपने ही लोग लगे हुए हैं। और चूंकि 9 मई के बाद जिस शख्स ने या लीडर ने मेरे साथ ताउन किया है और खान के कास के लिए जुर्रत दिखाई है, उसमें सर फहरिस्त अली अमीन खान है। मैं इनका वकील रहा, इनकी मसाइब तकालीफ मैंने देखे हैं कि इनके पाँव के 10 नाखून जो हैं निकाले गए, इसके गर्दन में जो हैं हथकड़ियाँ डाली गई 36 घंटे तक। सिंध, पंजाब, केपी तमाम थानों में इनको फिराया गया। एक फ़िक्र इससे लिखवाना था, लिहाजा मैं उनकी, और फिर ये जितने मैंने कन्वेंशन किए, ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था, इन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया और मुझे उन्होंने सहूलत दी। हर एक जलसा इन्होंने मेरे लिए मुतय, तो लिहाजा मैं इनकी इन चीज़ों को नहीं भूल सकता हूँ। मैंने अब जो है अपनी लोग वीलाग्स में जो मेरे साथ कर रहे थे उनके साथ भी कर रहे हैं, यही लोग अली मोहम्मद खान के साथ कर रहे हैं, यही लोग असद कैसर के साथ कर रहे हैं, यही लोग जो हैं हत्ता कि जुनैद खान के पीछे भी लग गए हैं, ये लोग जो हैं शहरियार अफरीदी को जो हैं और शानदाना गुलजार और इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जो पीटीआई के अपने होने के दावेदार हैं, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ जो है अपने ही लोगों के मशवरे से हो रहा है और खुदा नख्वास्ता हम अपने काज से हटते जा रहे हैं। खान साहब जो हैं उसको मैं कोई इल्ज़ाम उनको एट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। वो 550 है हमसे ज़्यादा का कैदी है, महदूद उनकी जो है इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है और वही मखसूस लोग जाके जो हैं बयानिए बनाते हैं। वैसे मगर आपने जब अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्बानियों की बात की, दीगर लीडरान की ज़ाहिर बहुत सोबतें बर्दाश्त की हैं, शेर आफरीदी साहब भी उनमें शामिल हैं, पर गंडापुर साहब वो रहनुमा हैं जिनका इमरान खान साहब खुद सबको कहते थे और वो वाहिद रहनुमा थे कि जब जो रिहा होकर आए खान साहब ने खुद उन पर फूल पहनाए उन्हें और ख़ुद उन पर फूल बरसवाए। उसके बाद अगर खान साहब को कोई भड़काने में कामयाब हो गया अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़, तो ये साजिशी बहुत पक्के हैं या इमरान खान साहब के कान बहुत कच्चे हैं? मेरा ख्याल है, देखिए मैं आपको बताऊं कि 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक खान साहब मेरी मिसालें दिया करते थे, मेरी जुर्रत की मिसालें दे देते थे, मेरी वफादारी की मिसालें देते थे। मुझसे ज़्यादा उनका मोतमिद कोई नहीं था। जो ही 8 फरवरी के बाद लोग निकले और कान भरने शुरू किए, देखिए खान साहब का इसमें कसूर नहीं है। महदूद तो वो जिन हालात से कैद तनाई का शिकार है और जो मसाइब वो भुगत रहा है, तो लिहाजा ऐसे फैसले करवाए जाना कोई ये नहीं है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पीटीआई में जो है 2 दिन के बाद किसी की तकदीर का कोई पता नहीं है, कोई जाके जनाब किसी को गिरा सकता है। एक मसला है ऑर्गेनाइजेशनल, वो ये है कि पीटीआई में चपड़ासी से लेकर चेयरमैन तक के फैसले सारे खान साहब करता है और ये मौजूदा हालात में जबकि खान साहब अंदर हैं तो ये जिम्मेदारियां जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलनी चाहिए थी। मुझे निकाला, अब खान साहब जो हैं इन हालात में क्या एक इंडिपेंडेंट फैसला कर सकता था? कोई प्राब होता, कोई कमेटी बनती, मेरी कोई सुनवाई होती। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। जमहूरियत है हमारे पार्टी में भी और खान ने अपने वर्कर्स को बताया है कि अगर मैं भी गलत फैसला करूं तो मुझे भी न मानो, और क्या हम कोई गुलाम है? ये नोशन और स्लोगन तो पीटीआई का रहा है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेशनल जिम्मेदारियाँ उनको तफवीज़ कर दी जाए।
हर चीज़ में जो है ये सिलसिला तम जाना चाहिए कि हर तकर्री के लिए हर एक आदमी खान तक भागता है। मेरिट होगा, लोगों की सलाहियतों को देखा जाएगा, तभी जो है दफातर मनासिब जो हैं लोगों को मिला करेंगे। ये जो तरीका है, मैं आपको एक मिसाल दूँ। एक दफ़ा खान साहब के साथ जब मैं उनका तर्जमान था तो खान साहब ने कहा कि जी असद कैसर साहब के भाई आकिब खान साहब को जो है स्पीकर बना दे और उसका ऐलान कर दे। हमने जाके बाहर ऐलान कर दिया कि आकिब खान साहब स्पीकर KP असम्बली होंगे। चंद अयाम के बाद जो हैं मुश्ताक गनी साहब आए जो लास्ट स्पीकर थे हमारे असम्बली के KP में, और फिर खान साहब ने कहा कि मुश्ताक गनी साहब को नोटिफाई कर दें कि ये हमारे स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। और जब इतवार से पहले हफ्ते के दिन जो है हमारी मुलाकात हुई तो अचानक खान साहब ने कहा कि जी अभी जो हमारे मोहतरम स्पीकर साहब हैं स्वाति साहब, बाबर नसीम स्वाति साहब, इनको आप नोटिफाई कर दें। अब मंडे को फिर इलेक्शन होना था, दरमियान में छुट्टी थी, तो लिहाजा ये इस तरीके से जो है तसलसल नहीं आ सकता है कि अगर एक ही मनसब के लिए 3 लोगों को हमने नोटिफाई किया। और ये बहुत सारे फ़ैसले हमने इसी तरह किए हैं, जो जिसकी जो अप्रोच हो जाती है वो जनाब चला जाता है, फ़ैसला तब्दील करवा देता है। ये इन फ़ैसलों से हमें बड़ा ही, और लोगों ने ये कोशिश ही नहीं की है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मुस्तहकम करें, इंस्टीट्यूशनलाइज बनाएं, इन चीज़ों को रोकें। मेरिट को जो है हमें अपना एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। यहाँ पे जिसकी जितनी अप्रोच है उतना ही उसका रसूख बन जाता है। अब क्या पार्टी के अंदर, अब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर प्रोटेस्ट होना, डिलीवर किया क़यादत ने, उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कान भरे जाते हैं खान साहब के। पंजाब में अब ज़रा क्रैकडाउन है, रियासती क्रैकडाउन है, पार्टी को मुश्किलात का सामना है, मगर ये भी इल्ज़ाम है कि वहाँ की लीडरशिप ने डिलीवर नहीं किया। आप जब बताते हैं कि खान साहब के कान भरे जाते हैं, ये क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आपस की लीडरशिप का डिवाइड भी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मेरा ख्याल ये है, इसकी असल वजह ये है कि जिन लोगों ने मारे काई हैं, जिनके बेड़े गर्क हो गए, कारोबार तबाह हो गए, कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, उन लोगों को उसका जो है रिवार्ड कोई नहीं मिला। चंद एक को मिला होगा, वो भी बड़े कम जो है हिस्से के मुताबिक। जिन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, न FIR भुगती, न जेल देखा है, न कोई तकलीफ, आपको PTI के हर कलीदी मनसब पे वही लोग नजर आएंगे। आप किसी का नाम उठाकर देखें, ये वो लोग हैं जिनको कभी तकलीफ पहुंची ही नहीं है, लेकिन मनासिब के हसूल में ये लोग कामयाब रहे हैं। हक तो ये बनता है ना कि जिन्होंने इस कड़े दौर में खान के काज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और बास तो ऐसे हैं जिनके घर पे कभी पुलिस ने छापा ही नहीं मारा है, लेकिन जनाब बड़े बड़े मनासिब जो हैं वो उन्होंने हासिल किए हुए हैं। कोई PTI का वर्कर जो है घास नहीं खाता है। सबको ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये किस तरह की बंदर बांट करवाई है। और जहाँ तक वकला की आपने बात की, तो शाहजेब मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूँ, खान का सिर्फ एक वकील है, वो है बैरिस्टर सलमान सफदर। बाकी ये जितने वकला रोज़ाना आते जाते हैं, ये कान भरने के लिए जाते हैं, पैगाम रसानियों के लिए जाते हैं। ये कोई वकील किसी केस में इनके नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई वकील किसी केस में वकील नहीं है। बस इनका काम है बाहर के लोग जिनके साथ इनके ताने बाने होते हैं, वो जाके अपने फ़राइज़ मन से भी सरंजाम देते हैं खान के कान भरने की सूरत में। और आपने कहा था कि जो एफिडेविट दे के आए और कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उन्हें ओहदे मिल गए, वो कौन लोग हैं? देखिए, आप खुद ही मतलब जायज़ा लेना, आपको नज़र आ जाएंगे। आपको किसी एक कलीदी मनसब पे बैठा हुआ शख्स कभी गिरफ्तार नज़र नहीं आएगा। मतलब फिर तो बैरिस्टर गौहर साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि वही हैं? बैरिस्टर गौहर मेरे साथ ही गिरफ्तार हुए थे। बैरिस्टर गौहर के बारे में मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि वो एक सेन आवाज़ है और ख़ान के वफ़ादार तरीन लोगों में हैं। PTI के चेयरमैन होने का फ़ायदा इसको मिला है कि हुकूमत ने थोड़ी रियायत बरती है, वरना बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं और वो
बड़े ही मदम मिजाज के हैं, उसकी जो शख्सियत है हमारे से बिल्कुल उलट है, इस वजह से भी जो है उनके लिए कुछ ज़्यादा मसाइल नहीं बने। लेकिन और बैरिस्टर गौर साहब 9 मई के बाद आए हैं, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना जो 9 मई से पहले पार्टी के साथ और खान के साथ होने के दावेदार हैं और जो बाद में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बड़े अच्छे अच्छे मनासिब पे बराजमान हो गए। बात तो मैं उनकी कर रहा हूँ, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने कोई पार्टी के लिए, खान के काज के लिए कोई कुर्बानी दी? ये जो लोग हैं, खवातीन और मर्द, हज़ारों लोग आज भी पाबंद सलासले, सैकड़ों गाड़ियाँ 26 नवंबर से हमारे वर्कर्स की मिसिंग है, लोगों के घरों में जो हैं चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। उन लोगों को हमने क्या दिया है? वैसे तो सलमान अकरम राजा साहब भी 9 मई के बाद ही आए ना पार्टी में। लोगों को बार सलमान अकरम राजा साहब भी तो 9 मई के बाद ही आए पार्टी में। कौन? सलमान अकरम राजा साहब जी, सलमान अकरम राजा साहब 9 मई के बाद आए हैं और फिर सेक्रेटरी जनरल बन गए। तो मगर आप कहते हैं ना पहले जो साथ थे और एफिडेविट दिए, तो उनकी भी आमद बाद में ही हुई है, 9 मई के बाद हुई है, तो आप उन पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं इतना थोड़ा बहुत, तो वो भी गिरफ्तार हुए हैं एक आध दफ़ा। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तकसीम मेरिट पर होनी चाहिए। देखिए, अगर जो क़यादत 1 साल से 8 फरवरी के बाद बैठी है PTI की, तो आप देखें ना, कोई एक रत्ती बराबर इनकी कोई कामयाबी है? पॉलिटिकल फ्रंट पे, अदालती फ्रंट पे पूरा पाकिस्तान खान के साथ है। पूरा पाकिस्तान जो है PTI का नाम लेवा बना हुआ है। इतनी पब्लिक सपोर्ट के बावजूद हम क्यों डिलीवर नहीं कर पाए? हम मैंडेट लेने में नाकाम रहे। हमारी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है कि जी इनको रिजर्व सीटें दें। अभी तक नून की पॉलिसी हमसे बदरजा बेहतर थी। उन्होंने जाके बंदियाल साहब और कोसा साहब इनको कन्फ्रंट किया, उनको डिफेंस पे लाए, और बंदियाल साहब के होते हुए खान रिहा ना हो सके। ये नून की कामयाबी थी। उन्होंने जाके सीधे ताबड़तोड़ इन पे इल्ज़ामात लगाए। इसी तरह इन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ किया। इसी तरह ये अमल उन्होंने एजाजुल हसन साहब के साथ किया। और इन्होंने यूँ इस तरीके से उन जजों से जान छुड़ाई जिन जजेस से इनको अंदेशे थे। एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या आए और मैंने उनको कहा कि आए जी हेड ऑन इनके साथ लेते हैं। मैंने कहा जाके इस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो मैंने कहा यही जो अमल उन्होंने किया है हम वही अमल दोहरा देते हैं। पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ मुखालिफत शुरू हुई। मैंने काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब ये चीफ जस्टिस था, तो PTI के लोगों ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं है हमारा बयान नहीं है, इनकी ज़ाती राय है। तो लिहाजा ये गलत पॉलिसियाँ थी और बहुत सारे जजेस ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की। ये सब जो है दिलासे देते रहे, ट्रक की बाती के पीछे खान को लगाया था, नहीं जी आखिर में नेकी करेंगे। वो रिटायर हो गया और चला गया। बाद में जब ये रिटायर होकर लंदन चला गया तब याद आया जी इससे हमने बदला लेना है और इसकी ट्रॉलिंग शुरू कर दी। तो लिहाजा ऐसे, और सिर्फ ये एक नाकामी नहीं है ना, ये जो 26 नवंबर को हुआ, ये डी चौक पे हम क्यों आए? क्यों इन चीज़ों का जो है पूछा नहीं जाता, इनका एहतसाब नहीं होता है? इससे पहले वकला के फंड के लिए पैसे आए, मैंने ये पार्टी के अंदर बात उठाई कि इसकी अकाउंटेबिलिटी यानी इसका ऑडिट होना चाहिए। सिर्फ ऑडिट का मैंने डिमांड किया। पार्टी के फंड्स आ रहे हैं, बैरून मुल्क से आ रहे हैं, मैंने फंड के ऑडिट की बात की, बुरी लगती है। अब खान की आइडेंटिटी जो है ईमानदार होने की और दयानतदार होने की है, तो क्या इसमें कबात है कि अपनी पार्टी के फंड्स का हम ऑडिट करके उन लोगों को बताएं जो डोनेट करते हैं कि आपका पैसा जो है सही तरीके से तकसीम हो रहा है। कोई आपका ये बातें आपका इस पर कोई सवाल है? भी पार्टी ने गलत फैसले किए। आपका इस पर कोई सवाल है? आपको शक है कि पार्टी के जो फंड मिले हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए, उनका ऑडिट होना चाहिए? ऑडिट जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और इस्तेमाल सही हुआ है या नहीं हुआ है ऑडिट के बाद पता चलेगा। वैसे भी कानून के तहत ऑडिट होता है, हमारे इलेक्शन लॉस के तहत है, इलेक्शन कमीशन के लॉस के तहत है। और दूसरी बात ये है ना कि मैं ये कामयाबियां, कोई एक कामयाबी कोई मुझे बता दे 1 साल में हमने हासिल की हो के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी दी थी कभी किसी ने मानी नहीं। सबको जो है जेलसी थी कि इसको ही निकाल दे। अभी तो पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर है। जब आप 26 नवंबर का कहते हैं कि क्यों डी चौक पे गए, तो वो तो बुशरा बीबी की कॉल थी ना, फिर तो आप बुशरा बीबी को चार्जशीट कर रहे हैं। नहीं, मैं बुशरा बीबी जो है वो नाहक कैद में है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इस खातून ने जिसकी परसेप्शन और जो इम्प्रेशन इसका बनाया गया है, इसने साबित किया है कि ये खान के साथ वफादार हैं।
और ये खान की वजह से सफ़र कर रही है। बुशरा बीबी का फैसला नहीं था, खान ने इसको ओन किया कि मैंने कहा था कि डी चौक जाना है, लेकिन ये क़यादत का फ़र्ज था कि अगर, क्योंकि खान तो जेल के अंदर था, ये फैसले तो हमने करने थे कि जी हमने संजानी पे रुकना है। किस चीज़ में फ़ायदा है? अब हमने तो मगर खान साहब के अहकामात को एहतजाज के बीच में पार्टी कैसे वीटो कर सकती थी, जब खान साहब की अहलिया भी कह रही हैं कि जो इमरान खान ने कहा है मैं वही करूंगी, वो अपने शौहर की बात के तहत आगे पैगाम पहुंचा रही थी। किसमें हिम्मत थी कि वो कहता है नहीं जी हम तो डी चौक नहीं जा रहे? किसमें हिम्मत थी कि वो इस बात की खिलाफवर्जी करता? देखिए, अगर मैं जिम्मेदार होता इस एहतजाज का तो मैं कतई, चाहे कोई कहता, मैं इसको संजानी पे रोक देता। मतलब कैसे रोकते? अली अमीन गंडापुर जब निकलने की कोशिश, कैसे करते? अली अमीन गंडापुर जब निकलने की कोशिश कर रहे थे, वर्कर्स नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ, उन पर बोतल भी फेंक के मारी गई अली अमीन गंडापुर पर। कैसे आप रोक लेते? वर्कर्स तो किसी की सुन ही नहीं रहे थे उस वक्त। बुशरा बीबी की सुन रहे थे और बुशरा बीबी खान साहब की सुन रही थी। बेशक हो जाता है, वर्कर मुस्तहिल भी हो जाते हैं। लीडरशिप का काम ही यही है। आपको मैं बता दूं, अली अमीन खान, उमर अयूब खान, हम एक गाड़ी में थे, ये इस्लामाबाद के अंदर जब डी चौक की तरफ हम जा रहे थे तो इन्होंने मुझे आगे भेजा कि आप जाएं वहाँ पे लोगों को चाइना चौक के पास रोकें कि ये डी चौक न जाएं। तो मैंने वहाँ जाके तकरीर की, ये हमारी पॉलिसी थी और ये हमारा फैसला था। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है, लबे लुबाब ये हैं कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है और हम अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे स्किज़म है, तकसीम है, लेकिन हम कहते हैं हम एक हैं। हमारे मामलात जो हैं दिगरगू होते जा रहे हैं और हम कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, ये बीमारियाँ हैं, इनका इलाज होना चाहिए। बहुत सारी ऑपरेशनल जिम्मेदारियाँ पार्टी की तंजीम को मिलनी चाहिए और ख़ान साहब जो हैं ये उनके चुने हुए लोग हैं, उन पर एतमाद रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो बाहर हैं वो मेरिट को परख सकते हैं। खान साहब की रसाई सोशल मीडिया तक नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर तक उनकी रसाई नहीं है। तो ऐसे मामलात में तो जो गया और जिसकी रसाई हुई वो जो है अपना मुराद पा गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर एक और, उसकी तफसीलात आप ध्यान रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची में 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की आज पुलिस की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। साथ ही मुल्जिम अरमगान के बंगले पर मुस्तफ़ा के कत्ल से लेकर उसकी लाश को गाड़ी समेत जलाने और फिर एक लावारिस लाश के तौर पर बलूचिस्तान के ज़िला हब में दफनाने तक की दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने लाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक इस केस में शिराज उर्फ शावेज़ नामी शरीक मुल्जिम को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। तो फिर इसके बाद क्राइम सीन से लेकर लाश को दफनाने तक केस की सारी तफसीलात मिल गई। पुलिस के दावे के मुताबिक मरकज़ी मुल्जिम अरमगान और शरीक मुल्जिम शावेज़ स्कूल के दिनों से दोस्त हैं। मकतूल मुस्तफ़ा भी उनका दोस्त था। न्यू ईयर्स के मौके पर भी एक साथ थे और उनका आपस में तनाज़ा हुआ था। और इसी तनाज़े के तसलसल में 6 जनवरी की रात को अरमगान ने मुस्तफ़ा को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया। वहाँ थोड़ी देर बातें करने के बाद किसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई हो गई। फिर दोनों मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारा और फिर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद लाश को मकतूल मुस्तफ़ा की ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के ज़िला हब लेकर गए और वहाँ दुराजी पुलिस स्टेशन के करीब लाश को गाड़ी समेत जला दिया और फिर वो दोनों वहाँ से दोपहर को वापस आ गए। बलूचिस्तान पुलिस ने जली हुई लाश को ईदी के हवाले कर दिया और ईदी ने लावारिस लाश के तौर पर उसे वहीं पर एक जगह दफना दिया। आज शाम को DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस लाश को मजीद एग्जामिन और DNA एनालिसिस करके रिकन्फर्म करेगी। इसमें जो सेकंड को अक्यूज है जिसका नाम शावेज, एक्चुअल नाम शिराज है उर्फ शावेज, उसको हमने अभी अरेस्ट किया है। अरगमान और शिराज ये करीबी दोस्त हैं। ये क्लास 1 से लेके 7 तक साथ पढ़े हैं और ये साथ ही होते हैं। मुस्तफ़ा आमिर भी इनका दोस्त है। ये न्यू ईयर के दिन भी एक साथ थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी कोई बातचीत हुई थी, चपकलिश कह लें या थोड़ी बहुत, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी। इस सिलसिले की कंटिन्यूटी में अब ये बैठ के वहाँ पे 6 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर को फोन करके बुलाया था अरगमान ने। वहाँ बैठ के इन्होंने थोड़ी देर बातें की और फिर इनकी किसी बात पे आपस में लड़ाई हुई। वहाँ लड़ाई के दौरान करके इसको वहाँ पे मारा, काफी सीरियसली इसको मारा है इन दोनों ने। और उसके बाद उसी की गाड़ी में रख के डिग्गी में डाल के ये इसको लेके गए हब की तरफ। बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान
कि जिला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया, उसको जला दिया गाड़ी समेत, और उसके बाद ये फिर वापस आ गए तकरीबन दोपहर के वक्त। उस लाश को बलूचिस्तान पुलिस ने एडी के हवाले किया, जिसने इसको सब्सिक्वेंटली बाद में एक जगह पे दफना दिया लावारिस लाश समझ के। अलमिया यह है कि इस पूरे केस में इब्तिदाई मरहले में खुद पुलिस का और बाद में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन का इंतहाई अफसोसनाक रवैया सामने आया। मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को यानी आज से 36 दिन पहले लापता हुआ था और उसके वालिदैन थानों के चक्कर काट रहे थे, मगर मुतल्लिका पुलिस ने ताउन करने के बजाय हीले बहानों से काम लिया और बरवक्त एक्शन नहीं किया। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा अरमगान समेत तमाम दोस्तों को फ़ोन करके बेटे के बारे में दरियाफ्त करती रहीं। फिर अरमगान ने उनसे बदतमीज़ी की और फिर जब बैरून मुल्क के एक नंबर से अगवा बराए तावान की कॉल उन्हें मौसूल हुई और 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया तो केस CIA पुलिस को मुंतकिल किया गया और तब जाकर केस में पेशरफ सामने आई। मुस्तफ़ा के वालिदैन की मालूमात की बुनियाद पर पुलिस और CPLC की टीम ने मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए 8 फरवरी को मुलजिम अरमगान के घर पर छापा मारा, मगर पुलिस को बंगले के पहले फ्लोर पर देखते ही घर में मौजूद मुलजिम अरमगान ने 2nd फ्लोर से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे DSP असद जुल्फ़िकार और उनका एक मुहाफिज जख्मी हो गया। साथ ही पुलिस ने मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जब बंगले की तलाशी ली गई तो पुलिस को मग़वी मुस्तफ़ा तो वहाँ नहीं मिला, अलबत्ता उनका मोबाइल फ़ोन घर के अंदर से मिल गया, जबकि तलाशी के दौरान मुलजिम के घर से भारी असलहा, हज़ारों गोलियाँ, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, कॉल सेंटर के सामान और 64 लैपटॉप बरामद हुए। अगले दिन मुलजिम अरमगान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो पुलिस को 1 दिन का रिमांड मिल गया। इस दौरान मुलजिम ने तफ्तीशी हुक्काम को मुतज़ाद बयानात दिए, मुस्तफ़ा को कत्ल करने का एतराफ़ करके मुकर गया, मगर अगले ही दिन जब मुलजिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के सामने पेश किया गया और पुलिस ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो जज का हैरानकुन और अफसोसनाक रवैया सामने आया। जज ने न सिर्फ मुलजिम का रिमांड मुस्तरद कर दिया बल्कि पुलिस की इस बात पर सरजरिश की कि उन्होंने मुलजिम अरमगान के घर पर छापा ही क्यों मारा था, हालांकि मुलजिम के घर से मग़वी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन मिला था और मुलजिम ने पुलिस पर हमला भी किया था, जिससे एक DSP ज़ख्मी भी हुआ था। साथ ही मुस्तफ़ा की वालदा ने जब अदालत में बात करने की कोशिश की तो जज ने उन्हें भी टोक दिया और कहा कि आपकी बारी 30 दिन बाद आएगी। ये बात खुद वालदा ने हमारे प्रोग्राम में बताई। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि केस कॉम्प्रोमाइज शायद हो चुका हुआ है, तो खैर मैं चेंबर में थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी IO अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा DSP को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी। क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की तो मैंने अपने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन पुलिस ने दोबारा इन्हीं जज से रिमांड के लिए रुजू कर लिया और मुलजिम के 2 मुलाजमीन के अहम बयानात को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया, मगर इसके बावजूद जज ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी और केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। जबकि इस पूरे अरसे में मुलजिम अरमगान जुडिशल कस्टडी में रहा और पुलिस दावा कर रही थी कि पुलिस को रिमांड ना मिलने से वो मुलजिम से तफ्तीश नहीं कर पा रही है, नहीं पता लगा पा रही है कि आखिर मग़वी कहाँ है। और आज पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि मग़वी मुस्तफ़ा को मुलजिम अरमगान और उसके साथी ने मिलकर 6 जनवरी को ही कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को बलूचिस्तान के कराची से मुत्तसिल ज़िला हब ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया था। और अब पुलिस कह रही है कि मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए आला अदालत से रुजू करेंगे। अरमान का हमें अनफॉर्चुनेटली रिमांड ना हासिल हो सका, 1 दिन का रिमांड मिला और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिमांड हमें ना मिल सका। कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अपने रीजंस हैं, उससे अगला फोरम है, इंशाल्लाह उस पर फाइल करेंगे, रिमांड हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होती हैं या नहीं होती, जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सज़ा दी जाती है या नहीं दी जाती। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा जस्टिस मंसूर अली शाह आज बोले हैं, बहुत सारी बातों का जवाब दिया है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने आज हल्फ उठा लिया है
और इस हल्फ बर्दारी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत के इल्ज़ामात और चीफ जस्टिस याया अफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब भी दे दिया है। हुकूमत की जानिब से सीनियर जजेस के खत लिखने पर तनकीद की जा रही थी, जबकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरे साथी जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। 4 जजेस का खत अभी खोला भी नहीं था, देखा कि टीवी पर चल रहा है, न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते, पैनिक क्यों कर जाते हैं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप काम नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, हम तो यहाँ सिर्फ चाय पीने आए हैं, वैसे कभी फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना काम करता है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, पता चल जाएगा कि किसने कितने रिपोर्टेड जजमेंट्स दिए हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल पूछा कि आपके बारे में चीफ जस्टिस कहते हैं कि ख़त लिखने वाले जजेस पैनिक कर गए हैं, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तंज़िया जवाब दिया कि देखिए, इस वक्त भी मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि क्या दीगर जजेस भी आपके साथ हैं, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस अकील अब्बासी के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया कि देखिए, है ना। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि ये तो यहाँ चाय पीने आए हैं। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप फिर शायद मुझे जानते नहीं हैं। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना है। अल्लाह मालिक है, हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे, किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। इसके अलावा इसी तकरीब में एक सहाफ़ी ने आईनी बेंचेस कमेटी के रुकन जस्टिस जमाल खान बंदूखेल से सवाल किया कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान का ख़त आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने जवाब दिया कि मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे, अभी कमेटी का इजलास भी नहीं हुआ। एक सहाफ़ी ने इस तकरीब में शरीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी में नीचे जाने वाले जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सवाल किया कि आप इधर हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी तो ऐवान सदर में हो रही है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं इधर ही ठीक हूँ। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस के साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने भी हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया, ताहम जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तनाज़े का सबब बनी हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे ऊपर रखा गया और जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया है। इस पर गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि मेरी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के तहफ़्फ़ुज़ात भी मीटिंग मिनट्स में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल और मेरी राय में यकसानियत है, लेकिन अब सीनियरिटी के मामले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बरक्स होने की खबर सामने आ गई है। सहाफ़ी आमिर इलियास राना की खबर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का तहरीरी तौर पर जुडिशल कमीशन में अपनाया गया मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं हैं। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता, जज का ट्रांसफ़र मुफाद आमा के तहत किया गया, जिसके लिए मुतालिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया कि वो मुफाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इजहार करें। ट्रांसफ़र होने वाले जज ने मुफाद आमा के तहत ही तबादले पर रजामंदी जाहिर की, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं की। जैसे सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती। जज सिविल सर्वेंट नहीं होता। किसी जज की सीनियरिटी का मामला जुडिशल कमीशन में नहीं उठाया जा सकता। सीनियरिटी का मामला आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त दायर करके अदालती साइट पर ही तय हो सकता है। जब एक जज एक हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे हाई कोर्ट में आता है तो उसे नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि एक जज ट्रांसफ़र होकर दोबारा हल्फ लेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक इरफान और मज़ाहिर नकवी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रियाज अहमद खान और जस्टिस अनवर कासी की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय हुआ था। हमने इस खबर पर मौक़िफ़ लेने के लिए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक खुफिया रखा जाना चाहिए। इस मामले पर मेरे ख्यालात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बेहतर होगा कि आप तस्दीक के लिए जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी से रब्ता करें। वो जुडिशल कमीशन के रिकॉर्ड के निगरां हैं और मीटिंग्स के मिनट्स तैयार करते हैं। मेरी राय में इनफरादी अराकीन उनका इंकिशाफ नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।